नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन मोहन सती। आज हमारे साथ एक यंग डायनेमिक बीजेपी के लीडर हैं। आप समाजसेवी भी हैं और 2012 में आप चुनाव भी लड़ चुके हैं। इस बार फिर चुनाव की तारीखें नज़दीक हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 के शुरू में ही चुनाव होने हैं। राजीव शर्मा भी उसके लिए एक बार फिर कमर कस चुके हैं। आज उन्हीं से बात करेंगे कि क्या उनकी तैयारी है और सामाजिक कार्यों में वो इस बीच कितना समय दे पा रहे हैं और राजनीतिक जीवन पर भी उनकी चर्चा होगी। राजीव जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सती जी। राजीव जी, 2012 में आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से जी। ये विधानसभा क्षेत्र काफ़ी जटिल है। इसमें प्रवासी भी रहते हैं, स्थानीय भी हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी है और खोड़ा का भी इलाका इसमें शामिल है। और इतना जटिल जिसका राजनीतिक वो हो, वहाँ चुनाव लड़ना आसान नहीं। लेकिन 2012 में चूँकि आपने मैदान में ताल ठोकी और एक बार फिर चुनाव सामने है 2022 का, तो उसके लिए क्या साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से आप तैयारी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सती जी, क्योंकि मैं 2012 में, जैसा कि आपको पता होगा कि माननीय दिवंगत कल्याण सिंह जी, जिनके मैं कहूँ तो मेरे राजनीतिक गुरु थे, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के राजनीति में चलना सिखाया, उनका आशीर्वाद उस समय था मेरे पास और आज भी उनका आशीर्वाद है। वो इस दुनिया में नहीं है पर मेरे हृदय में है जी। और मैं उन्हीं के आशीर्वाद से और उनकी प्रेरणा से मैं राजनीति में आया हूँ और जैसा उन्होंने राजनीति में मुकाम हासिल किया था, मैं उनके पद चिन्हों पर चलकर राजनीति में मुकाम हासिल करना चाहता हूँ। और मेरी सच्ची श्रद्धांजलि उनके लिए यही होगी कि मैं जैसा उन्होंने मेरे को मार्गदर्शित किया था समाज सेवा के लिए, और उस समय उन्होंने साहिबाबाद मेरे लिए चुना था, तो कुछ उनके दिमाग में होगा बहुत ही निपुण, और उनकी कार्यशैली को देखते हुए मैंने एक दो जगह का उनको बोला था कि बाबूजी मेरे को यहाँ से न लड़ा के कहीं दूसरी जगह से आप देखें, तो उन्होंने कहा नहीं, आप साहिबाबाद से लड़िए। तो जब मेरे राजनीतिक गुरु ने उस समय निर्णय लिया था कि आप साहिबाबाद से लड़िए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय। और आज भी मैं ये सोच रहा हूँ कि प्रवासी जितने भी हैं, मैं बराबर वो लोगों के टच में रहता हूँ, समाज से जुड़े हुए काम करता रहता हूँ। मैं RWA से भी जुड़ा रहा 5 साल और विभिन्न कार्यक्रम होते रहते हैं। जैसे उत्तराखंड में आपदा आई तो मैंने उसमें भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, जगह जगह कैंप लगाए राहत को कार्य के लिए, और वहाँ पे भारी मात्रा में मैंने सामग्री, जो भी धन एकत्रित हुआ उसको मैंने वहाँ के मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा भी कराया। और जो यहाँ के क्षेत्र में हमारे जो साहिबाबाद क्षेत्र है, जैसा अभी आपने बताया कि यहाँ पर प्रवासी लोग हैं, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। प्रवासी जहाँ पे जितने भी कल्चरल प्रोग्राम होते हैं या जिनका जो भी कार्यक्रम होता है, मेरे से जो भी सहयोग बनता है सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, पार्टी के नाते, जिस दायित्व पर मैं रहता हूँ वहाँ पर, तो मैं पूरा सहयोग ये करता हूँ कि उनको जितना मेरा सहयोग हो जाए और जितना मेरा राजनीतिक सामाजिक, मैं उनको पूर्ण रूप से सहयोग करता हूँ। तो मेरे से लगभग सभी सामाजिक संगठन और प्रवासी संगठन यहाँ बने हुए हैं, सभी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं और कहीं से किसी प्रकार का ऐसा नहीं लगता कि मैं यहाँ प्रवासी हूँ या और कहीं से लोग आए प्रवासी हैं, तो अपना घर जैसा माहौल लगता है और मैं ऐसा सभी लोगों को महसूस होता है कि मैं यहाँ एक एज ए लोकल की तरह हम लोग रहते हैं। अच्छा राजीव जी, आप वहाँ पर एक RWA के प्रेसिडेंट भी रहे और बल्कि मैं ये कहूँगा राजनीति की शुरुआत RWA से ही आपने की जी। हाँ, तो RWA का एक्चुअल में जब आपने देखा होगा कि आपके घर से आप अपने घर में जब अपने घर को ठीक ठाक नहीं करेंगे जी। तो जिस समय मैं जिस सोसाइटी में आया था तो वहाँ कुछ अव्यवस्थाएं थीं, तो मेरे को लगा कि पहले हम एक समाज में आए और समाज में एक ऐसा संदेश दें कि हाँ हम लोग कुछ समाज के लिए कर सकते हैं। तो मैंने RWA का रास्ता चुना और उससे मेरे को लोगों से बात करना, समाज में जाना, लोगों की समस्याओं को सुनना, उसको रिजॉल्व करना, उनके साथ घुल मिल कर रहना, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना,
ये मेरी कार्यशैली रही, वहाँ से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। जी, आप ये ब्राह्मण सभा और जय हिंद मंच ऐसी संस्थाओं से भी आप जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जय हिंद मंच एक देश का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन है जी, और ये विशेष रूप से जो सैनिक होते हैं उनके लिए काम करता है। जी, आपने देखा होगा कि जब हमारा सैनिक सीमा पर शहीद हो जाता है जी, तो वहाँ पे छोटे गली कूचे सामाजिक संस्थाएं, उस दिन तो उसके घर पर तांता लग जाता है। जी, और जब उसकी चिता को मुखाग्नि दे दी जाती है जी, और जो सरकार ने घोषणा की होती है, मुखाग्नि देने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं जी, और उस विधवा को कोई पड़ोसी ये पूछने भी नहीं आता कि आपके घर में सिलेंडर है या नहीं है। सरकार ने जो घोषणाएं की थी आपके घर में वो घोषणाएं पूरी हो रही हैं नहीं हो रही, आप के बच्चे की पढ़ाई में कोई बाधा तो नहीं आ रही, जी, आपके जो बुजुर्ग माँ बाप हैं उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही, कहीं कोई बीमार है, कहीं कोई समस्या है, जी, विधवा को पेंशन मिल रही है नहीं मिल रही, जी, उस कार्य के लिए कोई भी नहीं आता। जी, ये संस्था जय हिंद मंच जी, इस कार्य को करती है। हम घर घर जाते हैं, सही सैनिक शहीद होता है उस समय भी जाते हैं, और जब उसके परिवार की चिंता के लिए हमारी 75 जिलों में टीम काम कर रही है उत्तर प्रदेश में, जी, और जब उस सैनिक को कि परिवार को जहाँ भी हमारे मंच की, हमारे सिपाहियों की, जय हिंद मंच के सिपाहियों की जहाँ भी ज़रूरत होती है, हम उनके कंधे से कंधे मिलाकर उस परिवार के लिए खड़े रहते हैं और कोशिश करते हैं कि जय हिंद मंच की सच्ची श्रद्धांजलि हम तब मानते हैं कि उस सैनिक को ये एहसास ना हो कि मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा बाप से सीमा पर शहीद हो गया देश के लिए, तो वो गलत हो गया। उसको ये लगना चाहिए कि मेरे साथ मेरा बेटा शहीद होगा पर मेरे साथ जय हिंद मंच के हजारों बेटे खड़े हुए। और जो ब्राह्मण सभा से आप जुड़े हैं, जी, ब्राह्मण सभा तो कई हैं, आपकी ब्राह्मण सभा किस तरह से कार्य कर रही ये है? मैं जुड़ा हुआ हूँ जय हिंद मंच के बाद राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ। ये आपने देखा होगा, सभी लोग एक समाज के लिए काम करते हैं। मैं अभी आपको बता रहा था जय हिंद मंच, ये जय हिंद मंच ऐसा है ना समाज के लिए है, तो ना जाति विशेष के लिए है, ना व्यक्ति विशेष के लिए, ये सर्व जातियों का समूह है। जी, अब बात आती है विशेष अपनी जाति के लिए, तो मैं अपनी जिस जाति में मैंने जन्म लिया है, जिस जाति में मेरा भगवान ने मेरे को दिया है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि उस समाज के लिए, उस जाति के लिए भी मेरे लिए काम करना चाहिए। वैसे मैं जाति विशेष में काम नहीं करता, मेरे लिए जाति भी उतनी है और दूसरी जाति का भी व्यक्ति अगर मेरे पास आता है तो मैं उतना ही मान सम्मान और उसके लिए बराबर का सहयोग करता हूँ। तो एक ब्राह्मण जाति में जन्म लिया है, इसलिए इस संस्था से जुड़ना और भगवान परशुराम के लिए काम करना मेरा परम कर्तव्य है। जी, आप बीजेपी के जो विदेश विंग, यूपी का जो विदेश विंग है, जिसमें प्रवासियों के साथ संपर्क करना होता है, उसके भी एक प्रतिष्ठित संयोजक पद पर हैं। हाँ, मैं तो किस तरह से आप कार्य करते हैं और किस तरह से, क्या ये जो आपका मोर्चा है ये अभी बनाया गया है या पहले से इसमें विंग था? हाँ, जैसा कि अभी मैं बता देना चाहता हूँ, अभी पार्टी के मैं विभिन्न दायित्वों पर रहा हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं, पार्टी ने अगर मुझे बूथ अध्यक्ष का काम दिया तो बूथ अध्यक्ष का काम किया मैंने, पार्टी ने मुझे वार्ड अध्यक्ष का काम दिया तो वार्ड अध्यक्ष का किया, पार्टी ने सेक्टर संयोजक बना दिया तो सेक्टर संयोजक का काम देखा मैंने, तो और पार्टी ने अगर ज़िले पे भी मुझे काम दिया तो मैं ज़िले में भी सह संयोजक के रूप में काम कर चुका हूँ, जिला कार्यकारिणी में भी काम कर चुका हूँ, युवा मोर्चा में भी मैंने काम किया है, मेन बॉडी में भी काम किया है। तो मेरे कार्य को देखते हुए पार्टी ने निर्णय लिया, शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया और मुझे अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सह संयोजक विदेश संपर्क विभाग बनाया है। तो जैसा मेरे को ज्ञात है कि हम लोग विदेश संपर्क विभाग ये
विभाग वो है, जैसे आपने देखा होगा कि अभी मोदी जी को हमारे विश्व का सबसे बड़ा नेता चुना गया है। तो भारत की काफ़ी सारी जनता और काफ़ी सारे हमारे युवा विदेश में जाते हैं और वहाँ रहते हैं, बट उनका जो ध्येय है वो देश के लिए रहता है। देश में हमारे में क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, राजनीतिक कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति राजनीति तौर पर जुड़ा रहता है। तो उसी रूप को हम आगे बढ़ाते हुए ये हमारा जो विदेश संपर्क विभाग है, जो हमारे विदेश में लोग रह रहे हैं, उनसे हमारे जो देश में पॉलिसियाँ चल रही हैं, हमारे देश में हमारी पार्टी और मोदी जी किस रूप से काम कर रहे हैं, उन रीति नीतियों को वहाँ पहुँचाने का काम ये विभाग करता है। और उसके बाद जब हमारे कोई विदेश में हमारा नागरिक रह रहा है, उसको किसी प्रकार की समस्या होती है तो हम उसको भी मदद करने का प्रयास करेंगे और करते हैं। अभी आपने देखा होगा अफ़गानिस्तान में क्या हाल हुआ है, तो वहाँ भी हमारा ये विदेश संपर्क विभाग जो अफ़गानिस्तान में हमारे नागरिक फंस गए थे, उनको निकलवाने का काम, उनको कोऑर्डिनेट करने का काम, उनके परिवार से मिलने का काम, उनको उनकी समस्या को सुनने का काम, और जो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं चल रही हैं, उनको विदेशों में पहुंचाना अब हमारे नागरिकों के बीच में। और जब हमारे यहाँ वोटिंग आती है तो आपने देखा होगा वोट तो उनके यहीं पे होते हैं मोस्टली, तो उनको वोट के लिए प्रेरित करना और उनको यहाँ पे अपनी पार्टी के लिए वोट डलवाना और अपने पार्टी से संबंधित जो योजना हमारे यहाँ चल रही है भारतवर्ष में, वो विदेशों में भी पहुँचाना, पार्टी की रीति नीतियों को विदेश तक पहुँचाने का कार्य ये विदेश संपर्क विभाग हमारा करता है। जी राजीव जी, थैंक यू। आपसे बड़ी मुद्दों पर बातचीत हुई और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं कि 2022 जिस टिकट के लिए जिस आप तैयारी कर रहे हैं वो एक बार आप चुनाव मैदान में दिखाई देंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, आपके लिए बहुत बहुत आभार।